बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। कांग्रेस में सोनिया और राहुल के खिलाफ एक और आवाज उठी है। कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व सदस्य जगमीत सिंह बरार ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की छुट्टी ले लेने की सलाह दी है। पंजाब से सांसद रह चुके हैं बरार, जिन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के मद्देनजर अगर दोनों छुट्टी ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बरार ने कहा है कि कांग्रेस के सभी महासचिवों को भी इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी की कमान नए नेताओं के हाथ में सौंप दी जानी चाहिए। बरार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सोनिया और राहुल थोड़े समय के आराम के बाद वापसी कर सकते हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। नटवर सिंह ने कहा कि राहुल के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स में आने के लिए ये पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है। पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम जॉब। आपको लगता है राहुल पार्ट टाइम जॉब? हाँ, ऐसा ही करते हैं। चले जाते हैं छुट्टी पे, कम जाते हैं। साथ ही नटवर सिंह ने कहा कि राहुल ने सोनिया को इसलिए पीएम नहीं बनने दिया क्योंकि उन्हें अपनी मां की हत्या का डर था। कि राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी हो जाएगी और बताओ बेटे के मैं आपको नहीं होने दूंगा। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि बुरे बर्ताव के लिए सोनिया ने उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की रीढ़ में दम नहीं था। आपके बगैर तो कांग्रेस पत्ती नहीं हिलती, न सरकार में हिलती। और मेरे को मनमोहन सिंह जी की जरूरत नहीं होती, वो मुझे उंगली उठाते अगर आप मंजूरी नहीं होती। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफी मांगी आपसे। ये कहा आई एम सॉरी और क्या। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज किया है। अगर जांच में फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाई जाती है तो इन नेताओं के खिलाफ रेगुलर केस भी दर्ज होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे थे। उधर सोनिया ने इस मामले को कोर्ट में होने की बात कहकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 6 लोगों की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। निचली अदालत ने कुछ दिन पहले सोनिया और राहुल समेत 6 लोगों को 7 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को सही मानते हुए समन जारी किया था, जिसे सोनिया और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। यूपीएससी मुद्दे पर सरकार और बीजेपी में अहम बैठक हुई। बीजेपी के राम माधव और जेपी नड्डा ने पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। जल्द इस मसले को सुलझाने की बात कही। सीसेट को हटाने के मुद्दे पर जितेंद्र सिंह आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। हालांकि यूपीएससी से सीसेट हटाने के लिए आंदोलनरत छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सीसेट जारी रखने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि सीसेट की पूरी प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं। हालांकि कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सीसेट में हिंदी अनुवाद को लेकर जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि यूपीएससी की इस बार की परीक्षाओं की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्र इस बार परीक्षा में असफल रहेंगे उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। सीसेट खत्म करने की मांग पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होते देख छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया। जंतर मंतर पर छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपीएससी के मुद्दे पर संसद को दोनों सदनों में उसमें जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने यूपीएससी का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। यूपीएससी के मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान चाहती है। इसे हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। हर पहलू पर सरकार विचार कर रही है। एक रिपोर्ट कमेटी की जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी एक दिन पहले ही प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार चाहती है
कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर 3-4 दिन में फैसला ले सकती है। 3-4 दिन के अंदर ये साफ कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा या फिर नहीं। कार्मिक राज्य मंत्री ने इस पर जल्द फैसले के संकेत दिए। लोकसभा में यूपीएससी के मुद्दे पर बहस के बीच सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अखबार की प्रतियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दी। यादव चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर उन्हें गृह मंत्री से सवाल करने की इजाजत दी जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी व्हिप और संसद सत्र को गंभीरता से न लेने वाले बीजेपी के 30 सांसदों को तलब किया है। इन सांसदों पर आरोप है कि वो बजट पर होने वाली चर्चा के दिन संसद तो आए, लेकिन सुबह हाजिरी बनाकर शाम को गायब थे। नरेंद्र मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से इन सांसदों का स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही भत्ता उठाकर जाने वाले इन सांसदों को ये भी बताना होगा कि इन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। इन्हें लिखित में माफी भी मांगनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरशाहों पर भी नजर बनाए रखने की कवायद में है। कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। योजना है कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में आधार कार्ड से जुड़े बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। भोपाल में चल रहे संघ के चिंतन शिविर में मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला गया। आज चिंतन शिविर के तीसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के नेताओं को शामिल नहीं किया गया। आरएसएस के चिंतन शिविर में संघ और सरकार के बीच में सेतु बनाने के लिए एक तंत्र के गठन पर चर्चा हुई। ये तंत्र सरकार के हर फैसले पर नजर रखेगा और उसके फायदे नुकसान के बारे में जानकारी देता रहेगा। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद श्रीलंका ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर और लेख को अपनी सरकारी वेबसाइट से हटा लिया। श्रीलंका सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगी। दरअसल श्रीलंका की रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी को लिखे जयललिता के प्रेम पत्र कितने सार्थक हैं नाम से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख के साथ ही एक कार्टून भी था जिसमें जयललिता को मोदी के बारे में सोचते हुए दिखाया गया था। खबरों में आगे रुक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने 7 में करीब घंटे भर बातचीत की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में सितंबर में होने वाले मोदी के अमेरिकी दौरे पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की जानकारी दी है। पीएम 3 अगस्त को नेपाल दौरे पर जाएंगे। उसी दिन मोदी के पीएम सुशील कोइराला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। अमेरिका की ओर से भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सरकार के रुख ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जासूसी का मुद्दा उठाया, उसे पूरी तरह से अनुचित करार दिया। सुषमा स्वराज के इस रुख से साफ हो गया है कि मोदी सरकार मानती है कि अमेरिका भारतीय नेताओं की जासूसी करा रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर बयान दिया था कि जासूसी की खबरें निराधार है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह बेहद अजीब मामला है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि स्नूपिंग एक कल्पना है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहती है कि स्नूपिंग किसी तरफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले सरकार ये बताए कि जासूसी हुई या नहीं, अगर हुई तो किसकी। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जाएंगी। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पीलीभीत में 500 विकलांगों को ट्राईसाइकिल देंगी। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया। गोयल ने बहस के दौरान कहा कि दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए बिहार, यूपी से आने वाले प्रवासियों के प्रवाह पर रोक लगाने की जरूरत है। गोयल ने कहा कि हर साल पूर्वांचल से करीब 6 लाख प्रवासी आते हैं जो यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, जो बाद में अवैध कॉलोनी बन जाती है। अगर हमें दिल्ली की समस्या का समाधान करना है तो हमें प्रवासियों के इस प्रभाव को रोकना होगा। कांग्रेस ने विजय गोयल के इस बयान पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा ने कहा कि अब दिल्ली को विजय गोयल के रूप में दूसरा राज ठाकरे मिल गया है। दिल्ली में भी दूसरा राज ठाकरे विजय गोयल के रूप में उभरा है। उनके बाप का दिल्ली नहीं है। दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली सबका है, सबका अधिकार है। अपने बयान पर बवाल मचते हुए देख विजय गोयल ने अब सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को कुछ स्वार्थी लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बयान को जिन लोगों का निहित स्वार्थ है उन्होंने अपना तोड़ मरोड़ के पेश किया। दिल्ली में रिक्शा पर लगी रोक के मसले को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला। नितिन गडकरी ने रिक्शा पर बैन लगाने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में।
उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि हम ई रिक्शा को बंद नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ई रिक्शा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए दिल्ली में ई रिक्शा चलाने की घोषणा की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पुणे के मालिन गांव का दौरा करेंगी। सोनिया गांधी पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगी। सोनिया के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी मालिन गांव जाएंगे। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 68 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। मलबे में अभी भी करीब 150 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम घरों पर गिरे मलबे को हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। बारिश की वजह से भी राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। पुणे के मालिन हादसे में मातम के माहौल के बीच एक सुकून भरी भी खबर आई। बचाव दल ने मलबे के नीचे दबे 3 महीने के एक बच्चे और उसकी मां को जिंदा निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन पहले से हो रही बारिश के चलते साबली डैम ओवरफ्लो होने से पानी छोड़ा गया, जो कई गांव में घुस गया, जिससे इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनागढ़ के गांव में डैम से छोड़ा गया पानी तबाही मचा रहा है। फसलें डूब चुकी हैं, सड़कों का अता पता नहीं, रास्ते बंद हो चुके हैं। गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इससे यहां के लोग काफी परेशान हैं। गुजरात के मेहसाणा में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां और तालाबों में भरा पानी अब गांव में घुसने लगा है, जिससे कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन से इन लोगों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर आपदा का खतरा पैदा हो गया है। लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे तटीय इलाके डूबने लगे हैं। मंदाकिनी से सटकर बने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा पैदा हो गया है। ये मार्ग कई जगहों से टूट गया है। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। केदारनाथ यात्रा भी एक बार फिर से रोक दी गई। ज्योति मर्डर केस में कानपुर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस को छानबीन के दौरान ज्योति की अलमारी से उसकी डायरी मिली है। पुलिस ने बताया कि इस डायरी में ज्योति की निजी जिंदगी से जुड़े कई राज हैं। पुलिस इस डायरी को लेकर अपनी तफ्तीश बढ़ा चुकी है। इस डायरी के जरिए ज्योति की मदद से जुड़े कई सवालों के राज खुलने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस के मुताबिक ज्योति की डायरी में उनके हनीमून से लेकर अब तक की कई बातें लिखी गई हैं। इस बीच कानपुर पुलिस के स्वरूपनगर थाने के सीओ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सीओ राकेश कुमार नायक ज्योति मर्डर केस के आरोपी पीयूष को दुलार करते नजर आए। सीओ ने पीयूष का माथा भी चूमा। आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपमानित हों, ठीक है ना। वहीं इस मामले की खबर लगते ही आला अधिकारियों ने स्वरूपनगर थाने के सीओ राकेश कुमार नायक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। बिहार विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सदन में प्रदर्शन कर रहे निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति को मार्चरों ने खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान विधायक रश्मि सदन में बने रहने के लिए बराबर जोर आजमाइश करती नजर आई। दरअसल निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति ने बीते दिनों औरंगाबाद में हुई कावड़ियों की मौत को लेकर प्रदर्शन के दौरान एसपी पर चप्पल तान दी थी। उस मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही थी। अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी की 11वीं की भूगोल की किताब को लेकर बवाल मचा है। किताब में निशी जनजाति के बारे में अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहले इनके लिए डाल्फा और अब्यो अबोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एनसीईआरटी की किताब में अभी भी ये शब्द ज्यों के त्यों रखे गए। Geography, they are giving every information of the country. Both should not be that, including in this derogatory words should be not there in syllabus. इससे पहले भी महाराष्ट्र में 10वीं की किताब में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने पर काफी बवाल हुआ था। अब निशी जनजाति के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अरुणाचल टीचर एसोसिएशन इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर इसकी जानकारी देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देते हुए सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सांसदों के मुकदमे की फास्ट ट्रैक सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो कोई विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे 1 साल के अंदर निपटा दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री को भी निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनकी तेज सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और 37 अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर कर यह मांग की है। इस अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस रूम में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब सुब्रत रॉय कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकते हैं। सहारा प्रमुख को 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। वो 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपनी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। सुब्रत पुलिस की मौजूदगी में ही खरीदारों से मिलेंगे। सुब्रत रॉय ने निवेशकों का कर्ज चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए जेल में ही खरीदारों से मिलने की इजाजत दी। सुब्रत रॉय को निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ भेजा गया था। सहारा ग्रुप को राय की अंतरिम जमानत के लिए 10,000 करोड़ जुटाने। नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने थल सेना का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद दलबीर सिंह सुहाग इंडिया गेट पहुंचे, जहां उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के कच्छ जिले के बेबर गांव में एयरफोर्स का एक जगुआर प्लेन क्रैश हो गया। खबर है कि प्लेन में मौजूद पायलट सुरक्षित बच गया। विमान गिरने से जमीन में 15 फीट का गड्ढा हो गया। कयास लगाया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली मेट्रो में खासतौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष महिला कमांडो दस्ते का मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। सीआईएसएफ ने ऐसे 25 युवा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें सुरक्षा बल में शामिल कर लिया। दिल्ली के एक हरिन नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे इमारत के बेसमेंट की मिट्टी अचानक धंस गई। उस वक्त मजदूर बेसमेंट में काम कर रहे थे। हादसे की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें पहुंच गई। मलबे से मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। खुद को परमानेंट करने की मांग कर रहे इन टीचरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इन टीचरों को सारे रात दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। ये टीचर्स खुद को परमानेंट करने की मांग को लेकर 5 दिन से अनशन पर थे। अब ये शिक्षा सदन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश तो की, ये पुलिस वालों से उलझ गए, जिसके बाद ये बवाल हुआ। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शन कर रही महिला टीचर्स को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इन पर पुलिस ने लाठियां भाजी। महिला टीचर्स ने पुलिस पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प में 3 दर्जन टीचर्स जख्मी हो गए। मुंबई में जुहू बीच घूमने गए 3 लड़के समंदर में डूब गए। इन लड़कों को वहां मौजूद लाइफ गार्ड्स ने समंदर से दूर जाने की हिदायत देकर छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये फिर समंदर में उतर गए और देखते ही देखते डूब गए। शुक्रवार की दोपहर ये लड़के समंदर किनारे पहुंचे थे। रेस्क्यू टीम ने 2 लड़कों की लाश को बरामद कर लिया है। एक लड़के का अब तक पता नहीं चल पाया। तीनों ही ठाणे के रहने वाले थे। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक महिला आईपीएस को अस्पताल के कर्मचारी ने सीटी मार दी, जिसके बाद उस आईपीएस अधिकारी और उनके साथ के पुलिसकर्मियों ने उस कर्मचारी की जमकर पिटाई की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। ये लोग मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अस्पताल कर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दिल्ली के पालम इलाके में पानी की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर दबंगों ने एक परिवार को पीट डाला। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं से भी बदसलूकी की। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक बैंक कर्मचारी और एक बाउंसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साउथ दिल्ली के अम्बेडकर नगर में चोरों ने घर पर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। साउथ एनक्लेव के जिस मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, वहां से थाना 10 कदम की दूरी पर है। पुलिस ने घर की मालकिन का बयान लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक स्कूल के 3 टीचर्स के लोगों ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की स्कूल में पिटाई कर दी गई। इसी बात से नाराज लोगों ने टीचरों को पीट डाला। तीनों टीचर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। मुंबई के कल्याण इलाके में 15 साल की लड़की ने 2 साल से यौन शोषण कर रहे अपने सौतेले पिता को एक स्टिंग के जरिए बेनकाब किया। लड़की ने अपने पिता की हरकतों का वीडियो बनाकर पहले अपनी मां को भरोसे में लिया, फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
गुजरात के जामनगर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। गोकुल नगर में आरोपी मैकेनिक पंखा मरम्मत करने पीड़ित के घर आया था। आरोपी की मैकेनिक ने कमरे में बंद कर नाबालिग से रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। यूपी के भदोही में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडे के बेटे समेत 4 लोगों पर नाबालिग है। आरोपियों ने 11वीं में पढ़ने वाली छात्रों का रेप किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहरी परिसर में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि बम निरोधक दस्ते को बैग के अंदर कपड़े और सब्जियां ही मिली। बैग के अंदर बैंक की कुछ पर्चियां भी मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए एक नाबालिग की जमकर धुनाई की। जमीन पर गिराकर लोगों ने इसे लातों से पीटा। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो ये पूरा मामला समस्तीपुर के रेलवे कॉलोनी का है। आरोप है कि ये लड़का साइकिल चोरी कर भाग रहा था। यूपी के उन्नाव में प्रेमी युगल की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सीवन इलाके के दोनों की लाश बगीचे से मिली। बताया जा रहा है कि प्रेमी पहले से शादीशुदा था, जिसकी वजह से लड़की के घरवालों ने इन्हें मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत जहर से हुई है। पुलिस को लाश के पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिली है। पुलिस पहली नजर में से सुसाइड का मामला मान रही है।